हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो की क्विज पूरी डिटेल के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप से। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, इसकी क्विज सॉल्व कीजिए विद फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनको 1994 में 1994 में मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार, यानी एशिया का नोबेल। हाल ही में भारत और रूस के बीच कितनी फाइटर प्लेन के लिए समझौता किया गया? तो 33 फाइटर प्लेन के लिए समझौता हुआ है, जिसमें से 12 था मिग 29 और 21 था सुखोई। क्लियर? इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मंगलयान मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया? तो दोस्तों नासा ने परसेवरेंस नाम का एक रोवर लॉन्च किया था, वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। किस नाम का? परसेवरेंस नाम का। अब देखिए ये जो परसेवरेंस नाम का रोवर था दोस्तों, ये पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की दूरी तय किया है। कितनी दूरी तय किया है? 292.5 मिलियन मील की दूरी ये तय किया है और 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। देखिए दोस्तों 1970 के दशक से मंगल यात्रा शुरू हुई है मंगल ग्रह की, और तब से अब तक पहुंचने वाला ये 9वां अंतरिक्ष यान बन गया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल दोस्तों अभी 6 देश ही हैं जो मंगल ग्रह तक पहुंच पाए हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं? 6 देश ने हैं भारत, अमेरिका, रूस, यूरोप, यूएई और चाइना, जिसमें अभी यूएई और चाइना ने हाल ही में अपना मिशन कंप्लीट किया है। यूएई दोस्तों होप मंगलयान, यूएई का होप मंगलयान पहुंचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात का होप मंगलयान अभी पहुंचा है, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। और चीन का तियानवेन 1 ये भी मंगल ग्रह पर अभी हाल ही में पहली बार पहुंचा है। भारत कब पहुंचा था? भारत दोस्तों 2013 में पहुंचा था, 2013-14 में, ठीक है। 2013 में लॉन्च किया गया था, 2014 में पहुंचा था भारत का मंगलयान मंगल ग्रह पर, पहले ही प्रयास में पहुंचा था। और सबसे सस्ता सफर अगर पूछा जाए तो भारत का ही था, ठीक है। भारत जो है सबसे कम लागत में पहुंचा था मंगल तक। नासा के बारे में बात करें तो नासा की स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 को। मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। ओके, अच्छा दोस्तों ये रोवर का काम क्या होगा? इस रोवर का काम क्या होगा कि मंगल ग्रह पर ये जाकर के वहां पर ये सर्च करेगा कि क्या वहां पर प्राचीन सूक्ष्मजीव रहते थे, अगर रहते थे तो उनके निशान कहाँ कहाँ पर हैं, क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें वहां पर ये सर्च करेगा, रिसर्च करेगा और डाटा जो है वो नासा को भेजेगा। क्लियर? नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अच्छा दोस्तों अभी आपको याद होगा नासा ने अभी SLS नाम का अपना रॉकेट लॉन्च किया था। SLS रॉकेट जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है, ध्यान रखिएगा। SLS रॉकेट दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, नासा के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नाम का नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। कहां पर? हिंद महासागर में। खास बात तो यह है दोस्तों कि इसमें भारत और चीन की नौसेनाएं भी शामिल हो रही हैं इस ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नाम के नौसैन्य अभ्यास में। ये नौसैन्य अभ्यास क्यों आयोजित किया जा रहा है? ये इसलिए आयोजित किया जा रहा है जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में, इंडियन ओशियन के रीजन में दोस्तों जो समुद्री व्यापार की सुरक्षा है उसको बढ़ाई जा सके, समुद्री डकैतियां जो होती हैं उसको कम की जा सके, आतंकवाद को रोका जा सके। इन सब चीज़ों के लिए ये आयोजित किया गया है, ये एक प्रकार का ड्रिल है, ठीक है। तो ईरान रसिया समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ? हिंद महासागर में। अभी दोस्तों भारतीय नौसेना ने भी एक ट्रोपेक्स नाम का नौसैन्य अभ्यास किया था, याद होगा आपको। ये इंडियन नेवी का एक्सरसाइज था, ट्रोपेक्स नाम का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ईरान और रसिया के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं, फिर मैप में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये कंट्रीज हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी, यहाँ की करेंसी दोस्तों अब हो गई है तोमान।
पुरानी करेंसी थी रियाल। रसिया के बारे में बात करें, इसकी राजधानी है मॉस्को, जहां पर दोस्तों हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और करेंसी होती है यहाँ की रूबल। चलिए अब हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं ईरान कहाँ पर है और रसिया कहाँ पर। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग अरब देशों की तरफ आएंगे तो इधर देखिए ये है ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। ईरान का नाम जब भी आता है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा चाबहार परियोजना का नाम, चाबहार परियोजना, चाबहार रेल परियोजना भारत की है, भारत ईरान में बना रहा है, ठीक है, ईरान भारत से बनवा रहा है कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ईरान के आसपास की कंट्रीज की बात करें तो देखिए अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इधर कैस्पियन सागर है, इसके बाद अजरबैजान वगैरह है, इधर इराक है। क्लियर। रसिया के बारे में बात करें तो रसिया देखिए यहां पर आना पड़ेगा आपको, ऊपर ये है बड़ी सी कंट्री रसिया। रसिया दोस्तों एक कॉन्टिनेंट में नहीं आ पाता है, ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है। रसिया को कहा जाता है यूरेशिया कॉन्टिनेंट में है, क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट इसका यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, और कुछ पार्ट इसका आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। अच्छा दोस्तों, अभी रसिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है। ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया है रसिया, ठीक है। अमेरिका भी बाहर हो गया था नवंबर 2020 में ही। रसिया ने दोस्तों अभी हाल ही में प्रोग्रेस 77 नाम का कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, प्रोग्रेस 77 नाम का कार्गो स्पेस क्राफ्ट। रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अपने संविधान में संशोधन करवा लिया है, अब ये रहेंगे 2036 तक वहां के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा केरल राज्य में स्नैकपीडिया नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये जो स्नैकपीडिया है ये क्या काम करेगा? स्नैकपीडिया दोस्तों ये सांपों की प्रजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया है, डेवलप किया गया है। इस मोबाइल ऐप में दोस्तों सांप से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां होती हैं, जितनी प्रजातियां होती हैं, या फिर सांप के काटने से क्या क्या हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उपचार करना चाहिए, इलाज क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स दिया गया रहेगा स्नैकपीडिया नाम के मोबाइल ऐप में। तो अभी हाल ही में केरल में साइंटिस्टों की टीम ने, डॉक्टर्स की टीम ने और फोटोग्राफर्स की एक टीम ने मिल करके इसे तैयार किया है इस ऐप को। फोटोग्राफर क्यों? क्योंकि इसमें फोटोज वगैरह जो भी इनसे कलेक्ट की जा सके हर प्रकार के सांप की प्रजातियों के बारे में, तो किस प्रकार की सांप की प्रजाति का जहर कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, किस प्रकार की प्रजाति के सांप से कैसे बचा जा सकता है, क्या उपचार होना चाहिए, ये सब भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसमें दिया गया है स्नैकपीडिया नाम के मोबाइल ऐप में। ओके, तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य में लिखा गया है सांप से जुड़ी हुई सभी जानकारियां पेश करना, साथ ही साथ सांपों के काटने के इलाज में जनता की और डॉक्टरों की मदद करना, जिससे डॉक्टर्स भी जान पाए कि इलाज क्या क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब केरल आया है तो मैप में देख लीजिए केरल, ये रहा मैप में केरल, साउथ में है केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी, पिनरई विजयन यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान जी ने दोस्तों एक योजना लॉन्च की थी केरल में, कौन सी? 1 स्कूल 1 IAS योजना। कौन सी? 1 स्कूल 1 IAS योजना। इसको याद रखना आपको। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है, पेरियार नदी भी केरल में ही बहती है और पेरियार नाम की नदी परियोजना भी यहीं पर है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। केरल दोस्तों अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर तमिलनाडु से और कर्नाटका से शेयर करता है। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर होता है केरल में ही। केरल में विधानसभा की सीटों की संख्या है 140+1। यहाँ से लोकसभा के लिए सीटें जाती है 20 और राज्यसभा में सीटें जाती हैं यहाँ से 9। केरल हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर एस मणि कुमार। कौन है? एस मणि कुमार है केरल हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी को दोस्तों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। YS जगन मोहन रेड्डी, ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं YS जगन मोहन रेड्डी, और इनको अभी हाल ही में इनके इनिशिएटिव्स के लिए, इनके जो भी योजनाएं लॉन्च की हैं इन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए, इन सब के कार्यों के लिए स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? समीर कोचर जी ने। समीर कोचर कौन है? ये स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने सम्मानित किया है YS जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। देखिए दोस्तों, ये जो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड है
ये इस आधार पर चयन किया गया है कि जो भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं, इन राज्यों में यहाँ के जो जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनने अपने राज्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की, इनकी योजनाएं कितनी ज़्यादा लाभकारी रही, कितनी योजनाएं हेल्पफुल रही जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। ठीक है, तो आपने अगर डेली करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी पिछले 2-3 महीनों से या 6 महीनों से, तो आपको आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा होगा, मिला होगा। कोई भी योजना हो, हर एक ग्रुप के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने योजनाएं लॉन्च की हुई हैं और सारी की सारी योजनाएं, उसमें मैक्सिमम योजनाएं YSR के नाम से शुरू होती हैं। ठीक है, तो YSR जहां पर भी आपको दिख जाए आगे योजना के, तो आप समझिएगा आंध्र प्रदेश की योजना है। तो अभी हाल ही में दोस्तों एक और अवार्ड स्कॉच के नाम से मिला था, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये तो मैं आपको कई बार रिवीजन करा चुका हूं, तो इसको आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आंध्र प्रदेश आया है, आंध्र प्रदेश के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मैप में देख लीजिए, ये रहा आंध्र प्रदेश। राजधानी इसकी अभी है हैदराबाद, आगे आने वाले दिनों में 3 राजधानियां इसकी हो जाएंगी। कौन कौन सी होगी? विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। 3 राजधानियां हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की, और 3 राजधानियों वाला ये पहला राज्य बन जाएगा आंध्र प्रदेश। अच्छा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है 5 डिप्टी सीएम, 5 उप मुख्यमंत्री। 5 उप मुख्यमंत्री वाला पहला और एकमात्र राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी जी YSR कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के हैं अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? अरूप कुमार गोस्वामी। कौन? अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश से दोस्तों तेलंगाना अलग हो गया 2 जून 2014 को। कब? 2 जून 2014 को। जब ये अलग हुआ, ये 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब भारत में वापस से हो गए हैं 28 स्टेट्स। क्लियर? आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। अच्छा, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम दोस्तों ये हेडक्वार्टर है भारत के 18वें रेलवे जोन का। भारत के आखिरी और लास्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर, 18वां रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। ये रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन। अच्छा, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में हमने अभी बात किया। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट दोस्तों ये 25वां हाई कोर्ट है। भारत का अभी जो लास्ट हाई कोर्ट बना है 25वां हाई कोर्ट, वो आंध्र प्रदेश का ही है। क्लियर है? अमरावती में है ये स्थित। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विश्व सौर बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों ISA ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने विश्व सौर बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। कब लॉन्च करेगा? नवंबर 2021 में लॉन्च करेगा। क्यों नवंबर 2021 में? क्योंकि यहां पर नवंबर 2021 में दोस्तों ग्लासगो में आयोजित होने वाला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट। तो इसी समिट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस चाह रहा है कि वो वर्ल्ड सोलर बैंक स्थापित करे, एक ऐसी वर्ल्ड लेवल पर संस्था लॉन्च करे, एक बैंक लॉन्च करे जो कि दुनिया भर के सोलर एनर्जी के जो भी इसके सदस्य मेंबर्स हैं उनके लिए हो। ठीक है, और दुनिया भर को रीन्यूएबल एनर्जी के लिए ये प्रेरित कर सके, उनकी सहायता भी कर सके जहां पर जरूरत हो। तो वर्ल्ड सोलर बैंक स्थापित कौन करेगा? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस में, फ्रांस में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल के रूप में इसे शुरू किया था। नवंबर 2015 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। भारत और फ्रांस के द्वारा सह स्थापित इसे किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, हरियाणा में। ठीक है, भारत में है इसका हेडक्वार्टर, गुड़गांव हरियाणा में। इसके महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अजय माथुर। ये आए हैं उपेंद्र त्रिपाठी जी की जगह पर। उपेंद्र त्रिपाठी की जगह पर अब अजय माथुर नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में तो नियुक्त किया गया, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। क्लियर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ध्यान रखिएगा। इसकी समिट कब होने वाली है? नवंबर 2021 में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। क्लियर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। देखिए, आप लोगों के फीडबैक के अनुसार मैं लगातार अपडेट करता जा रहा हूं, तो आप लोग लाइक और शेयर करते रहो। वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। टारगेट बना लो, कम से कम आपको 10 लोगों के पास शेयर करना ही करना है। जैसे ही वीडियो देखो 10 लोगों के पास वीडियो देखने के बाद शेयर कर दो। और हाँ, क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो। क्विज में अब आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है।
MZT ऐप ओपन करो, वहां पर जो भी क्विज आपको मिलती है उसको आप लोग सॉल्व करो, उसमें आप अब एक्सप्लेनेशन भी पा सकते हो, यानी जिस क्वेश्चन का जो आंसर करोगे लास्ट में जाकर आप सॉल्यूशन भी उसका प्राप्त कर सकते हो, वहीं पर देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके पास। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिवेटर कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? तो ये एक्सप्रेसवे बन गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। एलिवेटर कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण बनाया जाना इसमें निर्धारित हुआ है। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये परियोजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना प्रोजेक्ट, इसकी लंबाई होगी टोटल 210 किलोमीटर की। इसमें दोस्तों 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटर कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण बनाया जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर ही, और ये ऐसा यानी एलिवेटर कॉरिडोर वन्यजीव संरक्षण वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बन जाएगा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो जल्द ही ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अभी एक चर्चे में आया था हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि वो यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया था जिस पर फाइटर प्लेन भी लैंड कराया जा सकता है। ठीक है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फाइटर प्लेन को अगर लैंड कराना हो तो यूपी में 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं। कौन कौन सा? एक है दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि अभी हालांकि पूरा नहीं हुआ है लेकिन काफ़ी हद तक काम इसका पूरा हो गया है, और एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो यूपी के 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं। अच्छा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है, परियोजना है, इसका भी संबंध है दोस्तों सड़क निर्माण से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये बनाई गई थी, शुरू की गई थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके तहत 4 महानगरों को जोड़ा गया है। क्लियर? अच्छा, भारत में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह जी को दोस्तों ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये दोस्तों जापान के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जापान और भारत के रिलेशन को सुधारने में और जापान और मणिपुर के बीच के रिलेशन को और मजबूत करने में जो भी योगदान दिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है ये जापान के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। अच्छा, अभी जापान के भी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, इनको भी तो भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इनको इस बार 2021 का पद्म विभूषण दिया जाएगा शिंजो अबे को, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो पद्म विभूषण की अगर बात करें तो दोस्तों पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। 7 पद्म विभूषण दिए जाएंगे, जिसमें से 1 शिंजो अबे को भी मिलेगा। 10 पद्म भूषण दिए जाएंगे और टोटल 102 पद्मश्री दिया जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल हो जाएगा 119 पद्म पुरस्कार इस बार दिए जाने हैं। इस पर पूरी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में ही होने वाला है दोस्तों इस साल ओलंपिक गेम। ये कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही, क्योंकि ये पिछली बार आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो होगा 2021 में, लेकिन कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, मुद्रा होती है यहाँ की येन। अब चलिए वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं जापान है कहाँ पर। तो देखिए वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे चाइना को क्रॉस करते हुए, तो इधर एक कंट्री आपको दिखेगी जापान। ये है जापान। ठीक है, कोरिया गणराज्य को आप क्रॉस करते आएंगे, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो इधर आपको दिख जाएगा जापान। जापान को दोस्तों उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। इधर देखिए नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, इधर जापान सागर है, इधर पूर्वी चाइना सागर है। ठीक है, जापान से आपको एक पॉइंट तो याद ही होगा, जापान का पासपोर्ट जो है ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। ठीक है, सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? देखिए इसे किंग्स 11 कर लीजिए, किंग्स 9 हो गया है। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल करके रख दिया है दोस्तों पंजाब किंग्स। तो अब किंग्स 11 पंजाब की जो आईपीएल की टीम थी उसका नया नाम होगा पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स की जो फ्रेंचाइजी है दोस्तों, इसकी मालिक है प्रीति जिंटा। इसके कैप्टन कौन है? कैप्टन है लोकेश राहुल। लोकेश राहुल, ठीक है, ये है कैप्टन पंजाब किंग्स के। पंजाब किंग्स ने दोस्तों अभी तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है। सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता हुआ है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। चेन्नई सुपर किंग ने 3 बार जीता हुआ है, जबकि मुंबई इंडियंस ने 5 बार जीता हुआ है।
पिछली बार का जो IPL 13 हुआ था मुंबई इंडियंस ही जीता था, 5वीं बार जीता था। ठीक है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी IPL पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTPC का जो एग्जाम हुआ है इसमें हर एक सेट से पूछा गया है IPL से क्वेश्चन। तो आप लोग दोस्तों इसको जरूर देख लीजिए वीडियो को। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां संस्करण इस बार आयोजित होगा। 13वां संस्करण जो आयोजित हुआ था ये UAE में आयोजित हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। तो मुंबई इंडियंस ने इसे जीता था। क्लियर। चलिए IPL हो गया ये इंडियन प्रीमियर लीग। चलिए अगला देखते हैं, फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों शबनम। शबनम दोस्तों यूपी के अमरोहा जिले से हैं। ये 14 और 15 अप्रैल 2008 की रात को अपने बॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिलकर, बॉयफ्रेंड का नाम याद रखिए सलीम, इसके साथ मिलकर अपने माता पिता समेत 7 लोगों की, अपने घर के ही 7 लोगों की हत्या कर दी थी। कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके, और इस वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो इनको फांसी की सजा दी जाएगी। आजाद भारत की ये पहली महिला बन जाएंगी शबनम। शबनम को कहां पर फांसी दी जाएगी? मथुरा में ही दोस्तों एकमात्र महिला फांसी घर है, वहीं पर इनको फांसी दी जाएगी। मथुरा के फांसी के लिए बनाई गई जेल में। देखिए इनको फांसी देगा कौन? पवन जल्लाद। पवन जल्लाद जो निर्भया के दोषियों को फांसी दिए थे, चढ़ाए थे, वही इनको भी फांसी चढ़ाएंगे। अच्छा, इसके लिए इन्होंने दया याचिका भी दायर की थी। इनकी दया याचिका खारिज हो चुकी है। फांसी के लिए दया याचिका किसके पास भेजा जाता है, यानी फांसी की सजा किसके लिए, किसके अधिकार में होता है जो माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने इनकी दया याचिका फिलहाल के लिए खारिज कर दी है। तो यानी इनको फांसी लगनी तय है। तो इनको फांसी लगेगी ही, और काम भी ऐसा ही किया है इन्होंने। अब देखिए दया याचिका किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पावर होती है कि ये फांसी की सजा माफ कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में ये उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के कि भारत का जो प्रेसिडेंट होगा ये फांसी की सजा माफ कर सकता है, यानी उसको उम्र कैद में तब्दील कर सकता है, या फिर माफ भी कर सकता है, पूरी तरह से भी माफ कर सकता है, उसकी सजा कम कर सकता है। तो ये सभी जो प्रावधान हैं ये आर्टिकल 72 में दिए गए हैं। ये आर्टिकल 72 आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि इसकी पूरी डिटेल एक वीडियो बना दूं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित मुद्दा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बढ़ जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, इससे आसपास के पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आज इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखरिया ने इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। देखिए जियोर्गी गखारिया जो थे दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 8 सितंबर 2019 को और 18 फरवरी 2021 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि दोस्तों विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष थे निका मेलिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने के फैसले पर ये नाराज थे, तो अपनी ही पार्टी में इनके दोनों के बीच में मतभेद चलने लगा और ये मतभेद को देखते हुए इन्होंने कहा मैं पार्टी ही छोड़ दे रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का पद ही छोड़ दे रहा हूं। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर के पद से। ओके, अब देखिए जॉर्जिया आया है, इसकी राजधानी के बारे में बेसिक जानकारी पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर देखेंगे वर्ल्ड मैप में है कहां पर। तो देखिए राजधानी होती है तबिलिसी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सलोमे जुराबिश्विली। कौन है? सलोमे जुराबिश्विली। यहाँ की करेंसी होती है जॉर्जियन लॉरी। कौन? जॉर्जियन लॉरी। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे जॉर्जिया की तरफ, तो देखिए ईरान से बढ़ते हुए इधर हम लोग काला सागर की तरफ आएंगे। काला सागर जो है ब्लैक सी, तो यहाँ पर पास में पड़ता है जॉर्जिया। देखिए ये है काला सागर, ये है जॉर्जिया। ओके, अजरबैजान अर्मेनिया के पास में, तुर्की अजरबैजान अर्मेनिया इसी के पास में है ये जॉर्जिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने दोस्तों अपना अनुमान चेंज कर दिया है। अब कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अब अनुमान बताया है 10.2%। देखिए 2 पॉइंट है, एक पहले बात करेंगे हम लोग कैलेंडर वर्ष के बारे में। कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष यानी कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों में अंतर होता है। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और चलता है 31 मार्च तक। कैलेंडर ईयर जो चलता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, जो आपके कैलेंडर में होता है जनरली। ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में कैलेंडर वर्ष के लिए जारी किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसी देश का उसकी सीमाओं के भीतर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में या किसी एक ईयर में, यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, तो उस ईयर के अंदर जितनी भी सेवाओं का और सर्विसेज का जो भी उत्पादन होता है, प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है,
उनकी योग को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए वो प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ रहा है उसे कहते हैं जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो यही ग्रोथ रेट का प्रेडिक्शन सभी एजेंसियां जारी करती हैं। तो इसने 10.2% जारी किया है। अभी इससे पहले इसने बताया था 8.8%, लेकिन अब अपडेट करके बता रहा है 10.2% की दर से ये ग्रो होगी। ओके, इंडिया की इकोनॉमी। अभी देखिए दोस्तों, अभी एसबीआई ने भी अपना प्रेडिक्शन जारी किया था। एसबीआई ने बताया था कि चालू वित्तीय वर्ष में 7.0% का अनुमान होगा। ठीक है, अपना अनुमान बताया था। अब देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आया है, यहां से हम लोग एक पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर लॉन्च किया था। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया था? आत्मनिर्भरता। ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भरता को बताया था हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 का, 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भरता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे दाम में खरीदे जाने वाले प्लेयर कौन बने? तो वो बन गए हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को दोस्तों आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा प्लेयर के रूप में खरीदा गया है। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल ने दोस्तों 16.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है। ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों आपको पता है आईपीएल की नीलामी होती है, उसमें जो भी फ्रेंचाइजीज वगैरह होती हैं वो प्लेयर्स को खरीदती हैं। ठीक है, प्लेयर्स का ऑक्शन होता है। तो देखिए उसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16.25 करोड़ में क्रिस मॉरिस को खरीदा है। क्रिस मॉरिस ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं और इनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए ही था। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आईपीएल का इस बार तो संस्करण ठीक है, चलिए मान लिए 14वां संस्करण 2021 का हो रहा है, इसमें भी वैसे ही 8 टीमें खेलेंगी। लेकिन बीसीसीआई ने यह भी घोषणा कर दी है कि अगला जो संस्करण होगा 2015 में आईपीएल का, इसमें 10 टीमें हिस्सा होंगी, 10 टीमें खेलेंगी आईपीएल। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आईपीएल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। 12 क्वेश्चन आपको आज के कैसे लगे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आई है तो। यहाँ तक देखते आए हैं तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आई ही है। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पनडुब्बी एमडीएल द्वारा नौसेना को सौंपी गई स्कॉर्पियन पनडुब्बी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में आंसर कर सकते हो। इसकी क्विज दोस्तों आपको अब डिटेल में प्रोवाइड की जा रही है। क्विज आप लोग सॉल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो जाइए एमजेटी ऐप ओपन कीजिए, इसकी क्विज सॉल्व कर लीजिए और वहीं पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाया करेगा। तो आप लोग क्विज जरूर सॉल्व कीजिए। तो बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एमजेटी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए। वहां पर पीडीएफ वगैरह भी आपको भेजी जाती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।